Hello students, welcome to this class. Today we are going to talk about chapter number 8, that is the last chapter of this subject, learning beyond textbooks, other sources of learning, अर्थात पाठ्य पुस्तकों के अलावा सीखने के अन्य साधन। आज हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा सीखने के कौन कौन से अतिरिक्त साधन हैं। First of all, we have to clear about learning. What is learning? It is a process of bringing changes in the behavior of the learner through experience. अनुभव के द्वारा ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। It results in the acquisition of knowledge, skill, interests, attitude, etc. Resources. A resource is a source from which benefit is produced. देखिए रिसोर्स जो है वो एक ऐसा साधन होता है जिससे कोई फ़ायदा हमें मिलता है, या ऐसे साधन जो हमें फ़ायदा देते हैं या अपने फ़ायदे के लिए जिनको हम उपयोग में लाते हैं उसे रिसोर्स कहा जाता है। इट इज़ एक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एक्टिविटी, किसी क्रिया को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम्स, जो अचीव हम करना चाहते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लर्निंग रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज आर दोज डिवाइसेस एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। लर्निंग रिसोर्सेज वे होते हैं जिनसे जो टीचिंग और लर्निंग है उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, मोर स्टिमुलेटिंग बनाया जाता है, मोर रीइंफोर्सिंग एंड मोर इफ़ेक्टिव। अर्थात टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए लर्निंग के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। टाइप्स में हमारे पास पहले प्रिंटेड लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बुक्स है, सप्लीमेंट्री रीडर है, मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एट्सेट्रा। नॉन प्रिंटिंग में वेब रिसोर्स, वीडियो, ऑडियो, ई बुक, एजुकेशनल गेम्स, एजुकेशनल टीवी एंड रेडियो, डॉक्यूमेंट्री, इनके बारे में आगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अदर्स में हमारे पास चार्ट्स है, मॉडल, फिंगर पेंटिंग, पपेट, पजल्स, डायलॉग बॉक्स, कम्युनिटी, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, गोइंग इनटू द कम्युनिटी में जाना, उससे भी हम सीख सकते हैं। फील्ड ट्रिप, आप सभी जानते हैं एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से भी हम सीखते हैं। पीपल ऑफ द कम्युनिटी, समाज के लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। टोपोग्राफी एंड डेमोग्राफी। अब हम बात करते हैं इसके यूटिलाइजेशन की कि लर्निंग रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन क्या होती है, या अभी तक ये टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। इन सभी लर्निंग के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है। क्लियरिटी। देखिए जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो क्लियर वे में या स्पष्टता से हम अपने टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, और बच्चे को भी एक क्लियर पिक्चर उसके सामने होती है कि उसने क्या सीखना है, और टीचर को लगता है पता कि इस टीचर ने क्या सिखाना है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जब हम इन लर्निंग के डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों का अटेंशन इनकी तरफ काफ़ी सही रहता है, फोकस्ड रहता है, एंड इंटरेस्ट उनका बना रहता है लर्निंग के प्रति। कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे क्लास में रुचि नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जब हम इस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हैं और अपना अटेंशन पढ़ाई की तरफ देते हैं। बेस्ट मोटिवेटर्स, ये जो लर्निंग के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों को इंटरनली और एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं।
एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो बच्चे जब देखते हैं कि कितने सुंदर मॉडल है, कितनी सुंदर पिक्चर है, कितना सुंदर प्रोग्राम है, जब वो इंटरेस्टिंग चीज़ कोई देखते हैं तो वो एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं उसके प्रति कि मैंने इसके साथ जुड़ना है। तो वो जब लर्निंग के रिसोर्सेज के साथ जुड़ जाता है तो सीखने का जो रिजल्ट्स इसके हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, तो ज़्यादातर सेंसेस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जैसे विजुअल सेंस हो गया, हियरिंग सेंस है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो उसमें भी हम टेस्ट करवा सकते हैं बच्चे से, उस सेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, टच कर सकते हैं किन्हीं चीज़ों को। तो ज़्यादातर सेंसेस का इस्तेमाल जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर बच्चे के सीखने के की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो सूत्र है उसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। तो ये जो जितने भी साधन हैं वो सीखने के सूत्रों के ऊपर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, जब हम इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों का भी और टीचर का भी समय और ऊर्जा की बचत होती है। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, बच्चों को पार्टिसिपेशन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, वैरायटी ऑफ लर्निंग वेज, इनके माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। बच्चों को सीखने के लिए जिस भी तरह से उनको सीखना अच्छा लगता है उस तरह का माहौल बनाया जाता है, और जब बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सीखने को उसको मौका मिलेगा तो आउटकम भी, लर्निंग आउटकम भी बहुत अच्छी आएगी। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, इनका इस्तेमाल करने से बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझ है वो बढ़ती है जब हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड स्तर के जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, स्टैंडर्डाइज हम किन्हीं टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ जाती है। मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब क्लासरूम में हम जानते हैं, जैसे आपने भी पहले पढ़ा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम इन लर्निंग के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान रखते हैं तो बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही सही रहती है। हम हर तरह से क्लास में जब जाते हैं तो प्रेपरेशन करके हर तरह के लर्नर के अकॉर्डिंग टीचिंग एड को प्रिपेयर करते हैं, टीचिंग और लर्निंग के रिसोर्सेज को तैयार करते हैं जिससे कि बच्चों को उसका फ़ायदा मिलता है। ये कुछ एक और इसके फ़ायदे हैं जो कुछ हमने डिस्कस भी किए। अब हम मेनली बात करेंगे कि इन साधनों का अब हम थोड़ा डिटेल्ड बात करेंगे कि क्या फ़ायदा होता है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो कुछ एक साधनों को हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपकी किताब में भी डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया गया है, उनमें आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर देखिए टेलीविज़न की बात है तो एजुकेशनल टेलीविज़न आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप कई यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं जिनके अपने ये टीवी चैनल्स हैं जिनके माध्यम से अपने एक्सपर्ट्स के लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को जहां वो बैठे हैं वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। टीवी के माध्यम से हम जानते हैं कि एक मास मीडिया है जिससे एक ही स्थान से हम दूर बैठे लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, वहां बैठे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो टीवी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। एजुकेशनल सैटेलाइट्स आप लोगों ने सुना होगा कि स्पेशली एजुकेशनल सैटेलाइट्स को आज सेट किया गया है जिससे कि एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। तो टेलीविज़न को हम दूरदर्शन नाम से भी ऐड करते हैं। तो अगर इसके हम फ़ायदे की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं और एक्सपर्ट जो होते हैं उनका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और हर बच्चे को वो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड
किए जाते हैं। इसमें समय की बचत होती है। समय बचाने के लिए दूरदर्शन बहुत ही अच्छा साधन है। कई प्रयोगों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि शिक्षात्मक दूरदर्शन पर निश्चित समय में सामान्य से अधिक सिखाया जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शन के प्रसारणों में सावधानी से समय का ध्यान रखा जाता है। उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। ध्यान केंद्रीकरण इससे होता है। विद्यार्थी के ध्यान को एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित किया जाता है। वे देखते हैं, सुनते हैं और जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता है उन्हें केवल उन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है जो कैमरा उनको दिखाता है। तो ये ऐसे स्थानों पर भी अपने कार्यक्रम प्रोवाइड करता है जो बहुत दूर होता है। दूरदर्शन में उन दृश्यों तथा घटनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है जिनका विद्यार्थियों के लिए प्रथम अनुभव प्राप्त करना संभव नहीं होता है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसे खतरनाक, अगम या दूरगामी परंतु महत्वपूर्ण स्थानों में ले जाया जा सकता है जहां की यात्रा करना आसान काम नहीं होता है। अध्यापक के बोझ को भी इससे कम किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पाठ जो है अधिक प्रभावशाली ढंग से तैयार वो कर सकते हैं। बच्चे अपने घर में बैठे हुए अपने लेक्चर को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा इसमें प्रोवाइड की जाती है। और ये जो दूरदर्शन है इसका मनोरंजनात्मक महत्व भी होता है। मनोरंजन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसके द्वारा प्रसारित खेलें, कहानियाँ, घटकों, चलचित्रों, यात्रा विवरणों, संगीत कार्यक्रम आदि मनोरंजनात्मक क्रियाओं से विद्यार्थी बहुत लाभ उठा सकते हैं। आधुनिकतम सूचना, जो भी आधुनिक सूचनाएं हैं वो टीवी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। कठिन जो पाठ होते हैं उनका नाटकीकरण किया जाता है जिससे कि बच्चों को आसानी से वो समझ आ जाता है। शैक्षणिक जो समस्याएं होती है उनको दूर करने का काम भी इसमें किया जाता है, जैसे अध्यापकों का अभाव, भवनों की कमी, सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होना आदि के हल होने में सहायता इससे मिलती है। अब टीवी के बाद हमारे पास जो दूसरा साधन है वो है रेडियो। देखिए, रेडियो के माध्यम से, रेडियो हम सभी जानते हैं कि ये एक सुनने और सुनाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें हम हियरिंग सेंस को यूज़ करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे दूर बैठे व्यक्ति को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सुना सकते हैं। रेडियो के द्वारा संसार के किसी भी कोने के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषणों के साथ तात्कालिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। महान व्यक्तियों, विशेषज्ञों, पत्रकारों, लेखकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अध्यापक आदि के साथ विद्यार्थी को प्रसन्नता प्रदान इसमें की जाती है। मतलब इनके विचारों को बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों का संपर्क अध्यापक वर्ग में वृद्धि का कारण बनता है। शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा में ये रेडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेडियो का उपयोग कक्ष के शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह शिक्षक तथा विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। रेडियो के माध्यम से कई तरह के लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के प्रसारण के द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम शिक्षा में ज़रूरत के अनुसार रेडियो के कार्यक्रमों को प्रसारित करके शिक्षण अधिगम को बेहतर बना सकते हैं। नाटकीय अनुभव, ड्रामेटिक एक्सपीरियंस भी इससे मिलते हैं। रेडियो अपने कार्यक्रमों, विशेषतः एकांकी प्रसारण द्वारा मन में नाटकीय अनुभव उत्पन्न करता है। रेडियो कार्यक्रमों का नाटकीय प्रभाव दृष्टिकोणों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। सामूहिक अनुदेशन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी इससे मिलती है। विशेष समूह के व्यक्तियों जैसे वाणिज्य के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी, गणित के विद्यार्थी, शल्य क्रिया के विद्यार्थी, कृषि, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी, भाषा व साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक आदि को भाषण देने के लिए रेडियो अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध होता है।
यह एक ऐसा माध्यम है जो पाठ्य पुस्तकों का अस्थायी विकल्प है, टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स। हम पुस्तकों के अभाव में भी रेडियो के माध्यम से सीखना जारी रख सकते हैं, इसलिए इसे स्थायी विकल्प भी कहा जाता है। भाषा और साहित्य के शिक्षण अधिगम में ये सहायक होता है। और ये सबसे बड़ी बात की ये लो कॉस्ट और एंड प्रोग्राम वैल्यू, मतलब कम लागत में अपने जो प्रोग्राम्स है वो जारी करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। सरल रूप से इसकी पहुंच हो जाती है। रेडियो के कार्यक्रम किसी भी दूरगामी क्षेत्र में हम पहुंचा सकते हैं। ये कि दुनिया के कोने कोने तक इससे आवाज़ हम अपनी पहुंचा सकते हैं। मनोरंजन के साधन इसमें भी उपलब्ध होते हैं। मनोरंजन के कई तरह के कार्यक्रम रेडियो के अंतर्गत चलाए जाते हैं, जिससे कि दूर दूर बैठे लोग एक ही समय में मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल या मनोरंजन के कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये तो रेडियो की हमने बात की कि रेडियो का एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी डिटेल इस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे उतनी, क्योंकि ये बहुत सारे साधनों की हमने यहाँ बात करनी है, तो वो आप किताब में आराम से इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर की यहाँ पर बात करेंगे कि कंप्यूटर का एजुकेशन में रोल क्या रहता है। कंप्यूटर देखिए, आप सब जानते हैं कि एक ऐसा यंत्र है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस इसको देनी पड़ती हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। उन आंकड़ों को आउटपुट इक्विपमेंट्स की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है और इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। आप सभी बेहतर तरीके से ये जानते हैं। इसकी गति, ऑटोमेटिक इसका वर्किंग प्रोसेसिंग होती है। एक्यूरेसी इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्यूरेसी होती है। सीक्रेसी, गोपनीयता की अगर हम बात करें वो इसमें पाई जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत सारा इसमें डाटा सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो एजुकेशन में इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक किया जा रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क में संचित सूचनाएं समय के साथ साथ कई बार धूमिल हो जाती, कई बार मिट जाती है, परंतु जो कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है वह वैसे कि वैसे ही वो सूचना बनी रहती है। यदि किसी विषय को विद्यार्थी एक बार ठीक से नहीं समझ पाता है तो शिक्षक द्वारा संभव नहीं है कि वो बार बार बताए। इस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण सामग्री के साथ साथ शिक्षक रूप में भी होता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत लाभ मिलता है। विद्यार्थी को किसी विषय के बारे में गहन जानकारियां प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पुस्तकालयों की मोटी मोटी पुस्तकों में सिर खपाना होता है। कंप्यूटर के लिए उपलब्ध ऐसे अनेक कोश हैं जिनमें से हम अपने लिए उपयोगी जानकारी को कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। आज हर विद्यालय में कंप्यूटर की लैब होती है, जिसके द्वारा हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे किसी विषय का अभ्यास अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रुचि के व क्षमता के अनुसार करते हैं। इसके द्वारा बच्चों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो बाकी आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर का आज हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और एडवांस जो नॉलेज है कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा आज आप सभी जानते हैं कि बच्चों को इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बहुत ही एडवांस जो इन्फॉर्मेशंस है वो कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को दी जाती है। आज कंप्यूटर के द्वारा जो भी दुनिया में वेब पेजेस है इंटरनेट के रूप में उपलब्ध है, उसकी सूचना बच्चों को मिलती है, और इंटरनेट के द्वारा बच्चे तरह तरह की सूचनाएं कंप्यूटर पर देख सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अब हम बात करेंगे ई लाइब्रेरी की। देखिए, ई लाइब्रेरी आप सभी जानते हैं कि आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक सशक्त माध्यम है, जिसमें
कि हम बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ को छोड़कर आज अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में ही जो हमारी बुक्स है उनको देख सकते हैं। इससे स्वाभाविक तौर पर ये एक क्रियात्मक माध्यम है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। सूचना एवं संचार प्रणालियां, चाहे इनमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या ना हो, शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वे है वो प्रोवाइड करता है। इसमें ई पुस्तकालय के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के साहित्य, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रिंट, चार्ट एवं मानचित्र आदि उपलब्ध होते हैं। इसमें सभी प्रकार की सामग्री विभिन्न विषयों पर उपलब्ध होती है। जैसे अर्थशास्त्र विषय में किसी विद्यार्थी की अगर रुचि है तो वह अर्थशास्त्र विषय पर क्लिक करके इससे संबंधित देश विदेश की गहन जानकारी हासिल कर सकता है। अर्थात इसके माध्यम से हम किसी भी विषय से संबंधित ज़रूरत के अनुसार ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ई पुस्तकालय का लाभ अध्यापक तथा विद्यार्थी तभी ले सकते हैं जब विद्यालय में इनके लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। इसमें विद्यार्थी पूरी तरह से अपनी रुचि के अनुसार जो मटेरियल है उसको स्टडी करता है। सामान्य सुविधा के रूप में ही विद्यार्थी कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल चॉकबोर्ड की सहायता ली जा सकती है तथा विद्यार्थियों को शिक्षक के सहयोग से विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, चार्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बहुत बड़ा एक माध्यम है ई लाइब्रेरी, जिसमें एक स्थान पर बैठकर हम अपने डिवाइस से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, बुक्स को वहाँ ओपन करके उस डिवाइस में नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। इससे टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है। हम लाइब्रेरी में बुक्स देखेंगे, वहाँ से ख़रीदेंगे या वहाँ पर पढ़ेंगे बैठकर, उससे ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया, आप सभी जानते हैं कि मल्टीमीडिया जो है एक बहुमाध्यम ऐसी तकनीक है जिससे सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। मल्टीमीडिया में देखिए इसमें कई प्रकार के माध्यम का यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, वीडियो कैसेट, वीडियो डिस्क आदि का क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। बहुमाध्यम उपागम शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने में अपनी ज़रूरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस माध्यम के द्वारा हम बहुत सारे साधनों का क्लासरूम की जो इंटरेक्शन होती है उसमें प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी आता है। आज बहुमाध्यम देश के कोने कोने तक प्रयोग लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, पिक्चर्स, मैप, ग्लोब, मॉडल, ग्राफ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशनल फिल्म्स, देखिए मेकिंग हमारे पास एजुकेशनल फिल्म्स भी है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो फिल्में होती हैं उनको बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। मेकिंग द स्टूडेंट्स वॉच एजुकेशनल फिल्म्स हेल्प them learn new techniques for taking photos and videos in addition to informing them about the latest technology. The importance of good expression in today's age cannot be overemphasized. That's where films become a source of education. तो एजुकेशनल फिल्म्स आप समझ गए कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी कोई मैसेज है, वो उससे बच्चों को दिया जाता है, जिससे बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। अब हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, जिसमें कि दुनिया भर के हज़ारों लाखों जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और इसमें वेब पेजेस का एक भंडार होता है,
जिसे हम एक ही क्लिक करके अपने डिवाइस पर ओपन कर सकते हैं, जो भी हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम ओपन करना चाहते हैं। वर्तमान समय में सूचना तकनीकी का प्रसार विश्व के लगभग प्रत्येक कोने में हो चुका है और कंप्यूटर तथा सूचना तकनीक मिलाकर ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक प्रभावशाली ढंग से स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्वनि, सूचनाएं, आंकड़े, वीडियो आदि को कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट द्वारा सरलता पूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। इंटरनेट हजारों अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को मिलाकर बना एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है। तो इसलिए कंप्यूटर और डिवाइसेस जो हमारी एक्सेस करती है, जैसे मोबाइल फ़ोन भी है, इसमें इसकी सहायता से हम इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं और उसमें आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से हम इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। कम समय में किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक ही क्लिक पर हम अपने फ़ोन में कई तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके बहुत तरह के लाभ हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो कि आप अपनी किताब में भी आराम से इसमें स्टडी कर सकते हैं। उसमें डिटेल्ड जानकारी मैंने दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसके फ़ायदे देख सकते हैं। तो इंटरनेट के अलावा हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम भी है। वर्चुअल क्लासरूम में हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच students engage with the lesson material online. Information is often conveyed through voice or video conferencing with several participants and instructor connected to the same chat interface. तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन मोड में हम कह सकते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये इसमें ऐसे क्लासरूम को तैयार किया जाता है जिसके द्वारा या जिसमें ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं जिससे हम दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी वहीं से जुड़ सकते हैं। एंगेज विद द लेसन मटेरियल ऑनलाइन माध्यम में हम क्या कर सकते हैं कि कनेक्ट दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। इसमें आधुनिक कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन टेक्निक व जैसे इसमें इंटरनेट है, ऑनलाइन चैटिंग है, वर्ल्ड वाइड वेब www, CD-ROM, DVD, मोबाइल आदि का प्रयोग करके शैक्षणिक जो सिचुएशंस होती है उनका या परिस्थितियां जो है उनका आयोजन किया जाता है। यह एक ऐसा वेब आधारित माध्यम या शिक्षण अधिगम का वातावरण है जो विद्यालय या शिक्षक के पास जाए बिना ही छात्र को वहां चल रही शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। छात्र को यह आभास होता है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि वास्तविक कक्षा की भांति वह व्याख्यान सुनता है, प्रश्न पूछता है, पृष्ठपोषण प्राप्त करता है तथा प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में हिस्सा भी लेता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये वर्चुअल जो क्लासरूम है इसमें इलेक्ट्रॉनिक युग की आधुनिक शिक्षण अधिगम व्यवस्था का ये एक उदाहरण है। इसमें छात्रों को समय, स्थान, सीखने की गति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह जब चाहे जहाँ चाहे अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। इसमें शिक्षक तथा छात्र आमने सामने शिक्षण अधिगम न करके आधुनिक कंप्यूटर तथा मल्टीमीडिया आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी विषय तथा प्रकरण के शिक्षण अधिगम के लिए अधिक कुशल एवं अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसमें छात्रों की प्रशासनिक तथा मूल्यांकन संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान ऑनलाइन किए जाते हैं। इसमें परंपरागत शिक्षा प्रणाली तथा अनुदेशन व्यवस्था से अधिक ये प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट, इंट्रानेट और तथा एक्स्ट्रानेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस तरह के कक्ष में वर्चुअल जो क्लासरूम है वास्तविक कक्षा की भांति आमने सामने के शिक्षण अधिगम से ये विपरीत है। इसमें छात्र शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा की जाती है।
ई लर्निंग। ई लर्निंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापक के रूप में परिभाषित इसे किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं। ई शिक्षा या ई लर्निंग अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य सामग्रियों का वितरण इंट्रानेट, ऑडियो या वीडियो, टेप रिकॉर्डर, उपग्रह टीवी या सैटेलाइट टेलीविज़न और CD-ROM के माध्यम से किया जाता है। इसे खुद ब खुद या अनुदेशक के नेतृत्व में किया जाता है और इसका माध्यम पाठ, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग, वीडियो और ऑडियो होता है। तो ई लर्निंग एक मॉडर्न कंसेप्ट है जिसमें कि हमने देखा कई तरह के सामग्री के द्वारा हम लर्निंग और टीचिंग को बेहतर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट में ही हमने आज इन सभी साधनों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको लगता है, अभी कुछ कोशिश मैंने की कि सभी को मैं कवर करूं। अगर आपको इसमें लगता है कि किसी लर्निंग के रिसोर्स या सोर्स के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जिसे मैंने कवर नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए। वहाँ पर आप मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी आपको क्लियर नहीं हुई है, तो मैं उसके रिगार्डिंग फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये आपके यूनिट नंबर 2 का जो लास्ट चैप्टर, जो हमारा 8th चैप्टर है, उसके ऊपर था, जिसको डिस्कस करने के बाद हमारा सिलेबस फ़िलहाल ख़त्म हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ है, कोई डाउट्स कहीं पर आपके हैं, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी एक अच्छी वीडियो बनाकर भेजूँ और आपके डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकूँ। और इस लास्ट वीडियो में आपको मैं एक और भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इसमें क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस इसमें ज़रूर कमेंट में जाकर देनी है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम और अपना रोल नंबर कमेंट में जाकर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने लोगों ने मेरी वीडियोस को अटेंड किया है। और आने वाले टाइम में जो भी असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई फीडबैक का काम होगा वो भी आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कि कब आपने मुझे फीडबैक देना है, कब आपने अपनी असाइनमेंट्स मुझे भेजनी है, उसके रिगार्डिंग भी आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट्स और अपनी अटेंडेंस को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। थैंक यू।